हाय गाइस, ये 11th का चैप्टर हम लोग सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है यूनिट का, वही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ तक सेल बाउंड्री तक मैं बता दी थी कि सेल बाउंड्री में क्या सब है ना आता है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, इससे आगे भी थोड़ा बहुत मैं समझाई थी इन्वेलप न्यूक्लियस तक, लेकिन फिर से यहाँ तक मैं समझा देती हूँ। तो सेल बाउंड्री में इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब सेल जो है क्या है, हमारी लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि स्ट्रक्चरली और क्या फंक्शन, स्ट्रक्चर भी बॉडी का क्या होता है ना। स्ट्रक्चर भी मेंटेन कौन करता है, सेल करता है ना। और उसका फंक्शन भी कौन मेंटेन करता है, सेल मेंटेन करता है। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरी बात हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि सेल पढ़े थे, उसके बाद हम लोग जाने थे कि सेल का डिस्कवरी कौन किए थे। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी किए थे 1665 में जो डिस्कवरी हुई थी, वो जो रॉबर्ट हुक किए थे वो डेड सेल के बारे में बताए थे। किस सेल के बारे में बताए थे, डेड सेल के बारे में बताए थे। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम एंट वॉन लुइन हुक था। जो आए तो वो किस सेल के बारे में बताए थे, लिविंग सेल के बारे में बताए थे। ठीक है, उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट ब्राउन आए, जो कि बताए कि जो सेल था, सेल के अंदर जो सेंटर होता है, उस सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम लोग देखे थे कि सेल थ्योरी किसको कहते हैं, है ना। सेल थ्योरी कौन दिए थे, तो सेल थ्योरी कौन दिए थे, तो सिल्डन और शॉन दिए थे। सेल थ्योरी कौन दिए थे, सिल्डन और शॉन दिए थे, जिसमें सिल्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, है ना। सिल्डन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये क्या बोले थे वो, कि जितने भी प्लांट सेल है वो किससे बना हुआ है, प्लांट जो है वो सेल का बना हुआ है ना। और हायर प्लांट टू लोअर प्लांट, जितने भी प्लांट है सारे के सारे प्लांट किससे बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए श्वान, वो भी उनका भी कहना यही, उनका कहना था कि जितने, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब जब जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी किए होंगे, तो एनिमल के बारे में स्टडी किया और बोले कि जितने भी एनिमल है उनका बॉडी भी किससे बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए सेल थ्योरी में दोनों का नाम, दोनों साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया गया कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय सिल्डन एंड श्वान। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देखे थे कि फिर एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम क्या था, ह्यूगो डिवेरिश, है ना। ह्यूगो डिवेरिश उनका नाम था। रॉडॉल्फ विरकाउ, रॉडॉल्फ विरकाउ जो आए तो उन्होंने क्या बताया कि ओमनी सेलुला सेलुली का एक क्या उन्होंने सेंटेंस दिया, और उसका मतलब क्या होता था, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जो सेल जो है उसी से सेल की क्या होती है, उत्पत्ति होती है ना। तो जो सेल जो है उसी पुराने सेल से ही क्या हो रहा है, ओल्ड सेल से ही न्यू सेल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है डिवीजन करके। तो उसके बारे में कौन बताए थे, रॉडॉल्फ विरकाउ बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, है ना, बॉडी में कितने संख्या, सेल की कितनी संख्या होती है ना, नंबर, बॉडी जो है वो कितने नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, उसके डिवीजन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के कितने टाइप का हमारा ऑर्गेनिज्म था, दो टाइप का, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मतलब क्या होता था, वन, है ना। यूनि का मतलब क्या होता था, वन। तो एक था यूनिसेलुलर और दूसरा क्या था, एक था यूनिसेलुलर और दूसरा क्या था, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना हुआ होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनता है ना, उसको मेडअप ऑफ मल्टीपल सेल, उसको क्या बोलते थे हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा वगैरह आ जा रहे थे, मोनेरा प्रोटिस्टा फैमिली के सारे ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर में जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, ये हायर प्लांट है, जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी उसमें किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे अभी तक में, है ना, देखे थे ना इससे पहले वाले क्लास में। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कोई भी जो सेल है ना, ये जो सेल है तो ये सेल एक बाउंड्री से कवर है
है ना, इस बाउंड्री से कवर है। तो इस बाउंड्री से, जिस बाउंड्री से कवर है, इस बाउंड्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल बाउंड्री या सेल इन्वेलप, है ना, सेल बाउंड्री या सेल इन्वेलप। तो ये जो इन्वेलप है, ये जो आउटर बाउंड्री है, ये वाला जो लेयर है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते थे, सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, ठीक है। और इसी सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग एक और नाम देते थे, तो क्या बोलते हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात इक्वल होती है। लेकिन अगर ये एनिमल सेल है तो ये सर्कुलर होता है, इस और डायरेक्ट इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आउटर बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अगर यही प्लांट सेल होगी, अगर यही प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर होता है, ये आउटर लेयर क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसमें भी होता है, प्लांट सेल में भी होगा। लेकिन ये अंदर वाला जो लेयर होता है ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वाल। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ऊपर जो एक ये वाला मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल का फीचर है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो प्लांट सेल का अगर इन्वेलप की बात की जाए कि प्लांट सेल का आउटर कवरिंग, आउटर लेयर क्या है, तो क्या बोलोगे, सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, प्लांट सेल के साथ साथ, एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल के ऊपर एक और कवरिंग होता है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। इस सेल वॉल के जस्ट इनर में कौन सा कवरिंग होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और आउटर लेयर कौन सा होगा, सेल वॉल होगा। उसी तरह ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर जो होता है, प्रोकैरियोट जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उसके ऊपर जो लेयर होता है, आउटर कवरिंग का जो लेयर होता है, ये आउटर कवरिंग किसका बना हुआ होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। किसका, ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरी समझ से बात समझ में आई होगी। इससे पहले क्लास में भी हम लोग ये वाला सब कुछ समझे थे, है ना। ये मैं आप लोग को थोड़ा रिवीजन करवा दी कि जो भूल गए होगे वो सारा याद आ जाएगा, ठीक है, रिमेम्बर करवा दिए फिर से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ ये हम लोग देखे थे कि क्या करना है कि कोई सेल है ना, इस सेल के बीच में क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है ना। और ये जो लेयर होता है आउटर बाउंड्री, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन इस कोई भी जो सेल होता है, इस सेल के अंदर में एक विस्कस लिक्विड फ्लूइडी सब्सटेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा चिपचिपा सा एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म सबसे पहला जो लिविंग सब्सटेंस, जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, जो कि लिविंग था, है ना, लिविंग था, मतलब डेड नहीं था, ये लिविंग था। उसको क्या नाम दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या, लिविंग, है ना, सब्सटेंस, फर्स्ट लिविंग सब्सटेंस जो है वो क्या था, यही प्रोटोप्लाज्म था। अब ये जो लिक्विड वाला सब्सटेंस होता है इसको आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो, लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म तब कहलाता है जब ये लिक्विड सब्सटेंस जो है ये लिविंग सब्सटेंस है, इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी प्रोटोप्लाज्म में तीन और आता है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म कब कहलाता है, साइटोसोल कब कहलाता है, और ट्रोफोप्लाज्म कब कहलाता है। तो जब ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म हम इसको कब बोलेंगे, साइटोप्लाज्म तब बोलेंगे जब इस सेल जो है, ये जो सेल है इसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी रहेगा और इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स भी अगर रहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी सेल है तो उस सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, ये ऑर्गेनल ही होती है, ये आप लोग जानते होंगे, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना,
और सेंट्रियोल्स, प्लाज्मिड, वैक्यूल अगर प्लांट सेल है तो ये सारे किस में पाए जाते हैं, कोई भी सेल है तो उसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो जितने भी अगर हम न्यूक्लियस और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को अगर मिला दें और इसी लिक्विड में, ये जो लिक्विड है फ्लूइड है, इस फ्लूइड में अगर ये सेल ऑर्गेन को भी हम क्या करें, इस फ्लूइड के साथ साथ जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड और प्लस क्या ऑर्गेन है ना, जितना ये सेल ऑर्गेन है, ये सारा सेल ऑर्गेन को भी अगर हम मिला दे तो दोनों जो मिला हुआ है, अगर दोनों को मिक्स करके इस सेल की बात करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, है ना। लेकिन अगर हम इस कोशिका में से, इस सेल में से क्या करेंगे, इस सेल में से सब कुछ निकाल देंगे, क्या न्यूक्लियस भी निकाल देंगे, सिर्फ ये फ्लूइड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, फ्लूइड रह जाएगा। ये जितना भी इसका ऑर्गेनली है ना, अगर हम इसको निकाल देंगे ये इसमें नहीं पाया जाएगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड पाया जाएगा। तो सिर्फ अगर ये फ्लूइड रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है, साइटोसोल। तो कब साइटोप्लाज्म बोलेंगे और कब साइटोसोल बोलेंगे, ये समझ में आई होगी। साइटोप्लाज्म तब बोलेंगे जब इस फ्लूइड में जितने सेल ऑर्गेन हैं, ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे और सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और अगर इस साइटोप्लाज्म में से फ्लूइड सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी इस सब में इसको हटा देंगे, अगर सारे सेल ऑर्गेन को निकाल देंगे, सिर्फ फ्लूइड को छोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। और अगर इस साइटोसोल में से न्यूक्लियस वगैरह भी हटा देंगे तो इसको हम ट्रोपोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे समझ से आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। हालांकि जितने चीज के बारे में बताया हुआ है इसको हम लोग को डिटेल्स में मैं लिखवाऊंगी और फिर मतलब कि आपको आगे डिटेल में पढ़ना भी है ना, आगे डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये ओवरव्यू में भी मैं आपको समझा दे रही हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग किस पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, सेल ऑर्गेनली। कोई भी जो सेल है ना, कोई भी सेल है तो सेल में क्या होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेन होंगे ना, सेल है तो सेल में सेल ऑर्गेन होंगे। तो सेल ऑर्गेन एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लिविंग, डेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। कैसा होता है, लिविंग होता है ना। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। अब इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेन जो होते हैं ऑर्गेनली, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब ये जो सेल है ना, ये सेल, इसके अंदर जो ये ऑर्गेनली पाया जा रहा है, मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर मान लो कि ये प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड है, कोई भी चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर प्लास्टिड है या इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, या फिर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो ये सारा जो है ये एक बाउंड्री से कवर है ना, इस वाले बाउंड्री से क्या है, ये कवर है। तो ये जितने भी लेयर होते हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जो ऑर्गेनली है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि मेम्ब्रेन से क्या होगा, घिरा हुआ रहेगा, मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। और एक होता है मेम्ब्रेन लेस, दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, जो कि मेम्ब्रेन से क्या रहेगा, मेम्ब्रेन उसके ऊपर नहीं रहेगा, है ना, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन लेस। तो जो मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, मतलब जिसके ऊपर मेम्ब्रेन रहेगा, कवर रहेगा मेम्ब्रेन से, उस वो कौन कौन से ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्लास्टिड जो है ये भी कैसा होता है कि आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। फिर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता है, गोल्गी बॉडी भी आ जाता है, लाइसोसोम भी आ जाता है और वैक्यूल भी आ जाता है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जितने सारे हैं वो भी कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है। और फिर माइक्रो बॉडीज, जितने माइक्रो बॉडीज हैं जैसे कि पेरोक्सीसोम हो गया, एस्फेरोसोम हो गया, ग्लाइकोक्सीसोम हो गया, तो ये सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जितने भी माइक्रो बॉडीज है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उसके ऊपर जो होता है ये मेम्ब्रेन का क्या होता है, कवरिंग होता है ना, मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको उस बात समझ में आई होगी। दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कौन कौन से कितने सारे, ये सारे ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेल है, कितने सारे सेल ऑर्गन हैं, और जो सेल ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर कौन है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कौन है, और फिर कौन मेम्ब्रेन से बाउंड है और कौन मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, बस ये समझ रहे हैं। तो जो सेल ऑर्गन है वो जो लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनली जो है, जो भी ऑर्गेनली है जो कि लिविंग स्ट्रक्चर है। दूसरी बात कि वो मेम्ब्रेन से जो बाउंड स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा आ जाता है, प्लास्टिड आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे आ जाते हैं। और फिर माइक्रो बॉडी में आपका पेरोक्सीसोम, एस्पेरोसोम और ग्लाइकोक्सीसोम, ये चारों आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या, इस पे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। तो अभी मैं बताई ऑर्गेनली दो टाइप के होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें कि मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, और दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, जो किसको कि कोई मेम्ब्रेन से कवर वो नहीं रहता है। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन से बाउंड होता था वो सारे ऑर्गेनली आप लोग देख लिए, और मेम्ब्रेन से जो बाउंड नहीं रहता है ना, कवर नहीं रहता, उसमें कौन आ जाता है आपका, राइबोसोम ऑन सेंट्रियोल्स। राइबोसोम तो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में, और ये जो सेंट्रियोल्स है ये किसमें पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका, मेम्ब्रेन लेस। तो अगर पूछा जाए कि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर कौन होगा, तो क्या बोलोगे, राइबोसोम या सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात पूछी जाए तो आपका बाकी सारे जितने भी आ जाते हैं वो सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है, न्यूक्लियस। तो कोई भी जो सेल है उसके सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। कोई भी सेल है तो सेल के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस रहता है ना, सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 3 लेयर होता है ना, न्यूक्लियस में कुछ ये पाया जाता है। तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि ये सेल है ना, सेल है, तो सेल का जो ये मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ना। सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह जो बीच में ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर बनाए, है ना, इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये इस टाइप से थोड़ा होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक मान लेते हैं इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या किए, यहाँ से ये जो सेल है, इस सेल से इस न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। तो कोई जो सेल है, ठीक है, तो सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरह कि ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो जो ये सेल का आउटर बाउंड्री होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। उसी तरह जो न्यूक्लियस का जो ये मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी तरह से सेल के आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइडी सब्सटेंस पाया जाता है ना, विस्कस लिक्विड फ्लूइडी सब्सटेंस पाया जाता है, इस लिक्विड फ्लूइडी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। सेल के आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस के आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दो चीज समझ में आ गई। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, इस फ्लूइड में एक डेंस सा डार्क सर्कुलर स्ट्रक्चर जो कि कॉर्नर में पाया जाता है, किसी एक कॉर्नर में एक डेंस सा सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका जो ये मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसके बाद जो इसके अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाएगा? ये न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, जैसे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सारा कहाँ पाया जाएगा? इसके अंदर में पाया जाएगा ना। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस का जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर में ही, इस फ्लूइड में ही ना ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम या फिर डीएनए, आरएनए, ये सब कहाँ पाया जा रहा है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही तो पाया जा रहा है ना। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ये फ्लूइड न्यूक्लियस का, इसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। मेरे समझ से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग अभी तक ये समझ लिए कि आउटर बाउंड्री किससे घिरा हुआ रहता है। तो आउटर बाउंड्री क्या सब होता है? एनिमल सेल है तो उसका आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग पाया जाएगा, जिसको कि क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, आउटर इन्वेलप जो होता है वो यही होता है। समझ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग समझे कि कोई भी सेल है अगर, तो बीच में सेंटर में उसमें न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा। अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उस न्यूक्लियस में 3 स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें कि पहला आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। और उस फ्लूइड में ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जैसे क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह। और एक डेंस सा डार्क सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्या कि साइज एंड शेप। क्या चलते हैं? साइज और शेप। कि सारे जितने भी सेल हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो तो सेल के ही बने हुए हैं, लेकिन क्या सबका शेप और साइज एक है? हम लोग इससे पहले ही क्लास में पढ़े थे कि जितने भी शेप ऑर्गेनिज्म है सबका शेप और साइज क्या होता है? अलग अलग सेल से मिलके बना हुआ है। जरूरी नहीं है सब प्लांट सेल कैसा रेक्टेंगुलर होता था और एनिमल सेल कैसा सर्कुलर होता था। और जितने भी सेल है क्या सबका शेप होगा या फिर जो शेप है या साइज है क्या इक्वल ही होगा? कोई सर्कुलर होगा तो किसी का शेप रेक्टेंगुलर होगा, किसी का जो है ओवल होगा, शेप अलग अलग होगा। साइज भी अगर किसी का 10 सेंटीमीटर है तो किसी का 1 सेंटीमीटर होगा, किसी का
का 5 सेंटीमीटर होगा, किसी का कुछ माइक्रोमीटर होगा। जरूरी थोड़ी है कि सबका साइज एक जैसा रहे। तो जितने भी सेल हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें क्या होता है, जो सेल पाए जाते हैं, जितने सारे सेल हैं, टाइप ऑफ सेल जो है, वो सारे सेल का शेप भी अलग होता है और साइज भी अलग होता है, सेम इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन से शेप हैं और कौन कौन से सेल हैं जिसका शेप साइज कितना है, कुछ का एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बात करें कि अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो माइकोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोप्लाज्म बोलते हैं। ये माइकोप्लाज्म सबसे अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर बोला जाए तो किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्म को बोलते हैं, जिसका कि कितना होता है साइज, 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और लेंथ कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। इसकी अगर हम बात करें, माइकोप्लाज्म का लेंथ जो है वो कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर लेंथ की बात करेंगे, है ना, लंबाई की बात करेंगे, तो 0.3, और डायमीटर की बात करेंगे, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 0.1, है ना, 0.1 होता है किसका, माइकोप्लाज्म का। ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा, बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करें तो इसका कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का सेल का जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया का कितना शेप होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसका क्या होता है, लेंथ होता है। अगर लेंथ की बात करेंगे तो 3 to 5, है ना, क्या, माइक्रोमीटर। लेकिन वही अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, दूसरी बात, लार्जेस्ट सेल। जैसे ये स्मॉलेस्ट सेल क्या था, माइकोप्लाज्मा, उसी तरह लार्जेस्ट सेल अभी तक का क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ये आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़े होंगे। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो अभी तक का लार्जेस्ट सेल माना जाता है। तो लार्जेस्ट सेल कौन है, ऑस्ट्रिच का क्या, ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल मतलब जो कि शेप में बड़ा है ना, जो कि शेप में बड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल, है ना। ऑस्ट्रिच का एक जो है वो लार्जेस्ट है। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट मतलब जो कि लंबाई में बड़ा है, सबसे ज्यादा लंबा है, वो कौन सा है, नर्व सेल। लंबाई में अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन कहलाता है, नर्व सेल, है ना। उसके बाद कहा जाता है ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है, तो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर वायरस की अगर हम बात करें तो 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर पाया जाता है, किसका, वायरस का। फिर हम लोग टिपिकल क्या, यूकैरियोट्स की बात करें तो इसका 10 से 20 माइक्रोमीटर पाया जाता है। कितना होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर का क्या होता है इसका, किसका, टिपिकल यूकैरियोट। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनका सेल कितना, उसका डायमीटर कितना होता है, 0.10 to 20 माइक्रोमीटर क्या होता है, उसका साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे समझ से। इसमें आपको ये रटने वाली चीज़ है कि आपको कितना किसका डायमीटर है, कितना किसका लेंथ है, ये आपको होगा। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा सबसे लार्जेस्ट है ना। स्मॉलेस्ट कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और अगर हम इसकी बात करें लार्जेस्ट कौन है तो कहोगे ऑस्ट्रिच का एग। लेकिन अगर वही लेंथ के बेसिस पे कर दे कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट होगा तो ऑस्ट्रिच होगा। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, नर्व शेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, जैसे आरबीसी है तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग शेप भी देख रहे हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है और बाई कनकेव होता है। राउंड होता है और कैसा होता है, बाई कनकेव होता है। राउंड होता है और फिर बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, हाँ जानते हो, फिजिक्स में कनकेव पढ़ना होता है ना, कन्वेक्स कनकेव, है ना, ऐसे करके रहता है तो कन्वेक्स, ऐसे कनकेव, है ना, रहता है ना। तो वही क्या है आपको, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है और बाई कनकेव शेप का होता है। वहीं हम लोग डब्ल्यूबीसी का बात बोले तो डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड, अमीबा का शेप जो होता है ना,
ऑलमोस्ट उस टाइप का होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एमीबॉइड शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व सेल का, तो नर्व सेल का कैसा होता है, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग, क्योंकि नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट सेल सबसे कौन है, नर्व सेल है, तो नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, तो स्वाभाविक सा बात है ना कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, लॉन्गेस्ट है, तो उसको पहुंचने के लिए उसमें बहुत सारे क्या होंगे, ब्रांचेस निकले हुए होंगे, है ना, तो वो ब्रांच जैसा निकला हुआ होता है उसमें से, ठीक है, ब्रांचेज होते हैं, है ना, लॉन्गेस्ट होता है, ब्रांच होता है और लॉन्ग होता है। उसी तरह हम लोग ट्रैकिड्स की बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है, ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का, इस तरह से क्या होता है, इलोंगेटेड होता है ना, ट्रैकिड्स कैसा होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल कैसा होता है, ये भी राउंड होता है और ओवल होता है, राउंड होगा या फिर ओवल शेप का होगा, है ना, या फिर राउंड होगा, है ना, तो राउंड होगा या ओवल होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना, कि किसका शेप कितना, साइज कितना होता है और उसका शेप कैसा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग इससे पहले देखे थे कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, है ना, के अकॉर्डिंग जो है बॉडी जो बना हुआ है ना, वो नंबर ऑफ सेल, जितने सेल के नंबर से हम लोग डिवाइड किए थे कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का था, 2 टाइप का था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। उसमें क्या हम लोग देख रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ वो कितने नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर, है ना। उसी तरह अब हम लोग जो सेल का टाइप है, ये एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये अकॉर्डिंग टू आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल जो है वो 2 टाइप का होता है आपका, प्रोकैरियोटिक और क्या, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हैं। तो प्रो जो होता है ना, ये प्रो, इस प्रो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, प्रो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, है ना, या फिर आप इसको बोलो प्रीमेटिव, पुराना, प्रीमेटिव, है ना, प्रीमेटिव बोलो मतलब पुराना, है ना, फॉल्स है मतलब या तो पुराना है। प्रो का मतलब होता है फॉल्स या प्रीमेटिव, पुराना। ये जो करियोन है ये करियोटिक, है ना, ये करियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, करियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना, करियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा प्रोकैरियोटिक मतलब जो इसका न्यूक्लियस जो है, प्रो का मतलब फॉल्स या प्रीमेटिव और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, सेल का मतलब तो सेल ही है ना, मतलब वैसा सेल जिसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये बहुत प्रीमेटिव, बहुत पुराना, बहुत फॉल्स टाइप स्ट्रक्चर है ना, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। जैसे कि प्रोकैरियोट में कौन आ जाते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, है ना, जितने भी सिंगल ये होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, छोटे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उनका तो बॉडी जो होता है इतना वेल डेवलप होता नहीं है, उसका छोटू सा ऑर्गेनिज्म है तो उसको इतना वेल डेवलप हर चीज होने की जरूरत भी नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है या जितने भी हायर प्लांट एनिमल है उसमें सब कुछ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बॉडी का शेप साइज बढ़ते जाता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना, उसी तरह से। लेकिन जो छोटा सा बैक्टीरिया है उसके बॉडी में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, तो उसको उतना सारा वो जीन वगैरह लेके उतना ये लेके करेगा क्या, इसीलिए उसको उसका जो जेनेटिक सिस्टम है ना, वो क्या है, काफी स्मॉल है, छोटा है। तो उसके लिए उसको पैक रखने के लिए उसको कोई खास वेल डेवलप न्यूक्लियस की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स है या जितने भी यूकैरियोट्स में आते हैं, हायर प्लांट हायर एनिमल सब आते हैं यूकैरियोट्स में, तो आप उसको उसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफी वेल डेवलप होता है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल उसको क्या करके इन्वेलप के अंदर रखना पड़ता है ना, अच्छे से। इसीलिए जो ये प्रोकैरियोट्स है इसका क्या है, प्रो का मतलब प्रीमेटिव, फॉल्स, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो ये सेल होगा उसमें बीच में जो ये न्यूक्लियस जो पाया जाता है, ये न्यूक्लियस उतना वेल डेवलप नहीं होगा, क्या वेल डेवलप
नहीं होगा, विल डेवलप नहीं होगा। कैसा होगा? काफी फॉल्स होगा, पुराना होगा, है ना, वेल डेवलप नहीं होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो ये किसका, एक बैक्टीरिया का क्या है, स्ट्रक्चर है। देखिए बैक्टीरिया का आउटर लेयर जो होता है, ये इससे पहले स्लाइड में जो हम लोग पढ़े थे, जो एनिमल सेल होते हैं उसका आउटर लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। वही अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये कवर होता है ये क्या होता है, सेल वॉल होता है ना। उसी तरह ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का आउटर लेयर किसका बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है ना, जिसको हम लोग सेल वॉल भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर जस्ट क्या पाया जाएगा, इसके बाद ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है इसके जस्ट अंदर कौन सा लेयर पाया जाता है, सेल वॉल, और उसके जस्ट अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और इस तीनों को मिला के क्या हो जा रहा है, सेल इन्वेलप कहला रहा है, ठीक है। अब कोई जो बैक्टीरिया है, चूंकि उसको लोकोमोशन मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक फ्लैजिला चाहिए होता है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल, प्लांट सेल या बैक्टीरिया सब में पाया जाता है, इसको तो आपको पता ही है, कोई भी सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया को क्या होता है, अपना मतलब ये करने के लिए इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और एक प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक है। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन क्या है ना। दूसरा, बैक्टीरिया में जो क्रोमोजोम पाया जाता है वो कैसा होता है, पहला बात है सिंगल होता है ना, क्रोमोजोम जो होता है सिंगल होता है, एक ही होता है। दूसरा जो क्रोमोजोम होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर क्रोमोजोम होता है। बैक्टीरिया में जो क्रोमोजोम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, सर्कुलर क्रोमोजोम पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसके अंदर क्या होगा, यहाँ इसके भी पास क्या होगा, राइबोसोम होगा। और दूसरा, बैक्टीरिया में एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम, जो कि इसके सेल जो मेम्ब्रेन है, इसी सेल मेम्ब्रेन से मॉडिफाइड करके इनसाइड जो है सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर इन्वेलप, जो सेल मेम्ब्रेन से ही मॉडिफाइड होकर बना है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मीजोजोम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा सा निकला हुआ रहता है इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग पिलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रेई या पिलाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आता है। प्रोकैरियोट्स किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। तो किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, ये सब अभी हम लोग अच्छे से फिर डिटेल में और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, फिर से हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ ये फिगर आया तो मैं आपको समझा दी, है ना। उसके बाद देखिए, प्रोकैरियोट सेल रिप्रेजेंटेड बाय, प्रोकैरियोट सेल में कौन कौन से आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है ना, वो किस में आएगा, प्रोकैरियोट में आएगा, बैक्टीरिया। फिर ये बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का मतलब क्या है, फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद तीसरा क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या कहते हैं, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्म जो है पीपीएलओ बोला जाता है इसको, और इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इस पीपीएलओ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखना कि प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, उसके बाद है ना माइकोप्लाज्मा है, जिस माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। और इस पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। जो ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर में को बढ़ाता है, डिवीजन जो करता है, ये रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक सेल काफी ज्यादा जल्दी अपना डिवीजन करता है ना, मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करता है। उतने तेजी से यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन नहीं होती है जितने तेजी से किसमें होती है, प्रोकैरियोट सेल कर लेता है ना, प्रोकैरियोट सेल में होती है। तो दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन क्या, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में बोला जाए तो कौन ज्यादा जल्दी डिवीजन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, प्रोकैरियोट सेल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें काफी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आता है, तो उसको टाइम भी ज्यादा लगता है डिवीजन में, मल्टीप्लाई करने में, है ना, 1 से 2 करने में।
तो मल्टीप्लाई करना जो होता है ये यूकेरियोटिक का ज़्यादा जल्दी होता है। फिर 4 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ओ ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अगर हम माइकोप्लाज्मा में क्या आ रहा था, यही पीपीएलओ है ना, ये जो पीपीएलओ है ना, पीपीएलओ को अगर हम छोड़ दे, पीपीएलओ को अगर हम छोड़ दे तो इस पीपीएलओ को छोड़ के बाकी जितने भी ऑल प्रोकैरियोट्स जो है उसके ऊपर क्या होता है, एक सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल वॉल का कवरिंग पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन हो जाता है इसके अंदर वाला, और इसके ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा, है ना, सेल वॉल का कवरिंग होगा। लेकिन किसमें नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल का कवरिंग नहीं होगा। बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें क्या होगा, सेल वॉल का कवरिंग पाया जाएगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवर होगा जिसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है आपको, देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि जितने सेल इन्वेलप हैं, है ना, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, सेल इन्वेलप पढ़े थे ना, तो जो प्रोकैरियोट्स है इसके ऊपर भी सेल इन्वेलप पाया जा रहा था। तो जितने सेल इन्वेलप है उस सेल इन्वेलप में बहुत सारा टाइप आता है ना, सेल इन्वेलप का बहुत सारा टाइप आता है। तो जो ये सेल में इन्वेलप है उसमें से कोई भी सब्सटेंस, मान लो कि ये एक सेल है ना, तो ये जो सेल है सेंटर में न्यूक्लियस है, तो अब इसके अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, तो कुछ आउटसाइड से इनसाइड आना चाहेगा और कुछ इस इनसाइड से आउटसाइड कुछ सब्सटेंस जाना सोचेगा, है ना, जाएगा। तो उसके लिए इस मेम्ब्रेन से में कुछ क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड कर पाता है। तो ये जो इन्वेलप है ये कितने सारे लेयर से मिलके बना हुआ है। ये जो इन्वेलप अभी हम लोग सीधे देख लेते हैं कि जो सेल है इसके ऊपर ये जो इन्वेलप है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, है ना, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे लेयर से मिल के बनता है। तो कौन कौन से लेयर से मिल के बनता है और क्या बनता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर स्ट्रक्चर एंड कोट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये जो सेल इन्वेलप जो हम लोग सिंगल लेयर देख रहे हैं ये रियल में 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। कितने लेयर से, 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, जो कि एक साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं और हम लोगों को दिखता है कि ये सिंगल लेयर है। क्या दिखता है कि ये सिंगल लेयर है, बट क्या ये सिंगल लेयर होता है, नहीं, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड, है ना, जो कि टाइट से बाउंड करके कितना लेयर बनाता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर है ये, है ना। लेकिन एक्ट करता है कैसा, टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। लेकिन एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये एक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, फंक्शन कर रहा है कि जैसा लग रहा है कि ये सिंगल ही लेयर है, लेकिन ये बना हुआ है कितने लेयर से, 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पहला लेयर क्या होता है, जो आपका आउटर, जो सबसे आउटर लेयर ये दिखता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेमिना। ऐसा नहीं है कि ये आउटर है तो आप सोचिएगा कि ये मिडिल कैसे हो सकता है, इसको तो प्राइमरी होना चाहिए, नहीं, जो आउटर लेयर है ये क्या होता है, मिडिल लेमिला। जो बीच में होता है वो होता है प्राइमरी सेल वॉल, और जो सबसे नीचे पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग जो पढ़ते हैं इस तरह से जो सेल बनाते हैं तो इस वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबसे बाहर जो हम लोग को दिखता है ये कौन सा लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लेयर पाया जाता है, प्राइमरी सेल वॉल लेयर, और इस प्राइमरी सेल वॉल के नीचे कौन सा लेयर पाया जाएगा, मिडिल लेमिला पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी होता है कि मिडिल लेमिला जो है ये मिडिल लेमिला लेयर है, और ये मिडिल लेमिला और जो प्राइमरी सेल वॉल है इस दोनों को आपस में एक प्रोटीन कनेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैक्टिन बोलते हैं। उसी तरह से ये जो आपका प्राइमरी सेल वॉल लेयर है ना, ये जो प्राइमरी सेल वॉल लेयर है, इस प्राइमरी सेल वॉल लेयर में ये सारे जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे को एक प्रोटीन कवर करके रखता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, जो कि सेलुलोज से बना हुआ माइक्रोफिब्रिल होता है। ये जो आपको जितना इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है लॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। और इसी में
सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल को एक और प्रोटीन कवर करके रखता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेमीसेलुलोज। क्या बोलते हैं? हेमीसेलुलोज। और फिर इसके जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक और नीचे साइड से क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लोग सोल्यूबल प्रोटीन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सोल्यूबल प्रोटीन। तो ये चीज, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलके बनता है। कौन कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वाला लेयर और मिडिल लेमिनर लेयर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर अगर उतना अच्छा से समझ में नहीं भी आया होगा तो उतना टेंशन नहीं लेना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये ऐसे भी काफ़ी डिटेल्स में मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है, काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ कि आगे आप लोग को नीट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो, अगर पूछ भी दिया जाए तो, है ना। दूसरा देखिए, फिर थ्योरी फॉर्म में तो पढ़ना ही है, ये तो नॉर्मल आपका ये इस फॉर्म में दिया हुआ रहा है कि आप स्ट्रक्चर से भी देख के समझ सकते हैं। थ्योरी फॉर्म में फिर देखिए, दूसरा क्या होता है कि पहला जो है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर, जो बैक्टीरिया था, है ना, प्रोकैरियोट्स। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल शुरू किए हैं, तो प्रोकैरियोट सेल में हम लोग क्या देखे कि प्रोकैरियोट का ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग जाने कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, जो क्या होता है, सेल वॉल जो होता है ना, वो कितने से जो इन्वेलप है उसके ऊपर, वो दिख एक रहा है लेकिन वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स का जो सबसे आउटर लेयर था, वो जो आउटर लेयर था वो किसका बना हुआ था आपका? देखिए, ये जो आउटर लेयर था ये किसका बना हुआ था आपको? ग्लाइकोकैलिक्स का। किसका बना हुआ था? ये ग्लाइकोकैलिक्स था ना। प्रोकैरियोट का सबसे आउटर लेयर क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या था? सेल वॉल, और फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर बाकी स्ट्रक्चर था, है ना। तो उसी को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, क्या कि जो पहला लेयर है क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट लेयर, इट डिफरेंस इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, है ना। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है बैक्टीरिया का, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको हम लोग? बैक्टीरिया का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर इट डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, जो कि डिफर होता है, डिफरेंट होता है किससे? कंपोजिशन में। क्या? इसका कंपोजिशन, जिस चीज से ये बना हुआ है ना, उसका कंपोजिशन, और इसका जो थिकनेस है, मोटाई जो है, थिकनेस, वो भी क्या होता है? अदर के अपेक्षा, अदर के कंपेरिजन में क्या होता है? डिफरेंस होता है, डिफर होता है। वही बोला जा रहा है आउटर मोस्ट लेयर इट डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, है ना। ठीक है, डिफरेंस जो होता है किसमें? कंपोजिशन और थिकनेस में, इसकी मोटाई में। जैसे कि हम स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम लेयर जो है ये क्या है? स्लाइम लेयर के बारे में देखिए, ये कैसा होता है? थिन होता है ना, थिन होता है, पतला होता है, और लूज लेयर सम मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये जो स्लाइम लेयर होता है, इसका आउटर मोस्ट लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इस ग्लाइकोकैलिक्स में भी जो 2 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर, सबसे आउटर लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स है। और इस ग्लाइकोकैलिक्स का जो आउटर लेयर है ना, इसका जो आउटर लेयर है आपका, ये जो स्लाइम लेयर है ना, स्लाइम लेयर, ये किससे बना हुआ होता है आपका? पॉलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? पॉलीसेकेराइड से मिलके बना होता है। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड है उससे मिलके बना हुआ होता है मेनली। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? मेनली। और बाकी भी होता है, पॉलीपेप्टाइड भी होता है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड थोड़ा कम होता है। तो ये जो स्लाइम लेयर है, सबसे पहले कि ये कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है, और लूजली लेयर होता है, मतलब थोड़ा लूज रहता है, उतना टाइट कंपैक्ट लेयर नहीं होता है। तो थिन पतला सा लेयर होता है, लूज होता है लेयर, और लूज होता है मतलब सम क्वांटिटी में होगा। दूसरा बात की मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये बना किससे हुआ है? पॉलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ है, और पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना हुआ है, जिसमें पॉलीसेकेराइड ज्यादा होगा, पॉलीपेप्टाइड कम होगा। मेनली क्या होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। ठीक है, तो स्लाइम लेयर किससे है? पॉलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ है। दूसरा आता है इसमें क्या? कैप्सूल। दूसरा क्या होता है आपका? कैप्सूल। देख रहे हैं, ये जो लेयर था ये क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर था आउटर, इसको क्या कह रहे थे हम लोग? ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे थे। लेकिन इस ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर जो होता है एक लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। तो ये कैप्सूल क्या होता है? तो कैप्सूल देखिए थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है, मतलब मोटा। ये कैसा था? स्लाइम लेयर कैसा था? थिन था, है ना, पतला था। लेकिन अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल कैसा होता है? थिक होता है ना, मोटा लेयर होता है ना, थिक। एंड क्या? टफ लेयर। ये कैसा था? लूज लेयर था, है ना। लेकिन ये कैसा है? टफ लेयर है। टफ लेयर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। लेकिन ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड मेनली एंड पॉलीसेक्राइड। इसमें क्या था स्लाइम लेयर में कि ये पॉलीसेक्राइड मेनली था और पॉलीपेप्टाइड क्या था? सम था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैप्सूल जो है, पहला तो ये थिक लेयर होता है ना। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि ये मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जनरली मेनली इसमें क्या पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड ज्यादा होगा, ले और पॉलीसेक्राइड जो है वो क्या होगा? कम होगा, है ना। तो वही बात है, इस दोनों में डिफरेंस, दोनों उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है। वो थिन है, ये थिक है ना। वो पतला है, वो मोटा है। वो टाइटली लूजली अरेंज है, ये टाइटली अरेंज है ना। मतलब टाइटली ये है। दूसरा मतलब टफ लेयर है, हार्ड लेयर है, और वो लूज लेयर है। दूसरी बात कि इसमें भी पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, लेकिन स्लाइम में पॉलीपेप्टाइड जो है वो कम है और पॉलीसेक्राइड ज्यादा है ना। लेकिन वही हम कैप्सूल की बात करें तो इसमें पॉलीसेक्राइड जो है ये कम है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे समझ से आपको ये दोनों जो ग्लाइकोकैलिक्स, बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर जो होता है क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। और उस ग्लाइकोकैलिक्स में भी जो होता है ये क्या है? आउटर लेयर जो है आपका, उसमें दो लेयर, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात कि सेल वॉल पहले क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम लेयर और कैप्सूल आ जा रहा था। उसके बाद क्या आ रहा था? सेल वॉल आ रहा था। अब सेल वॉल के बारे में जान ले तो ये जो सेल वॉल होता है, इसके जस्ट अंदर में जो सेल वॉल पाया जाता है, तो ये सेल वॉल क्या है आपका? ये जो इसके ऊपर था ये क्या था आपका? ग्लाइकोकैलिक्स था। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद कैप्सूल था। कैप्सूल के बाद क्या था? इसके जस्ट अंदर में आपका सेल वॉल का लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल का लेयर पाया जाता है ना, तो सेल वॉल में क्या होता है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। किससे बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। ये वाला सेल वॉल का यहाँ पे फिगर नहीं होगा, ये बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो सेल के बारे में जो मैं बता रही थी, तो फिर मैं सेल वॉल के बारे में बताऊंगी वहाँ पे, प्लांट सेल वॉल के बारे में तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। दूसरी बात क्या बोली जा रही है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, ठीक है। किसका बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। दूसरा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट। ये जो सेल वॉल होता है ये बना मेड अप किससे होता है? बना हुआ किसका होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि ये सेल वॉल करता क्या है? तो ये स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया हो, हर किसी को स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है? ये सेल वॉल ही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे? नेक्स्ट क्या आता है? सेल वॉल के जस्ट नीचे हम लोगों का क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अब ये सेल मेम्ब्रेन आपका क्या होता है? इंटरएक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो कोई भी हम लोग सेल जो है हम लोगों का, है ना, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या बैक्टीरिया है, सबका जो ये वाला लेयर होता है ये क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर बाउंड्री होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो ये जो आउटर बाउंड्री चुकी है, तो जो आउटर वर्ल्ड जो है, बाहर से इन्वायरमेंट, उससे कौन इंटरैक्ट करेगा? उससे कौन इंटरैक्ट करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन ही तो इंटरैक्ट करेगा ना, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इन्वेलप। अब हम लोग सेल इन्वेलप का मॉडिफिकेशन अगर करें तो जो सेल इन्वेलप है उस बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है। ऐसे ही यूं ही एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको टाइटली जो बाउंड करके रखता है ना, तो उसमें बहुत कुछ जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है कि ये होता है, जैसे कि ये बहुत सारा स्ट्रक्चर इसमें सपोर्ट करता है ना, सेल इन्वेलप को मॉडिफिकेशन करने में, है ना, मॉडिफाइड करने में। जैसे कि पहला हम लोग समझे कि डेस्मो
डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम क्या है, डेस्मोसोम का ये स्ट्रक्चर है, देखिए डेस्मोसोम का ये जो डेस्मोसोम जो है ये आपस में दिख रहे हैं, ये सेल, एक सेल इधर है और एक सेल इधर है, तो आपस में ये जो ऐसा जोड़ जोड़ के रखा हुआ है ना, एक सेल, ये सेल इधर से आया और ये सेल इधर, तो इस दोनों को जो आपस में ये जोड़ के रखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। फिर बाकी इसमें कौन क्या कहलाता है, लिंकर प्रोटीन कैडहेरिन पाया जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कैरेटिन पाया जाता है, फिर इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये सारी चीज़ें बहुत हायर क्लास की चीज़ें हैं, तो ये आपको जितना बीच में आएगा वो मैं बताऊंगी, बाकी आप इसको अवॉइड भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हर चीज़ मतलब याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फिगर रखे हैं कि आपको विजुअल बेसिस पे समझ में आए कि क्या है। तो डेस्मोसोम क्या बोलते हैं, तो दो सेल जो आपस में इंटरैक्ट करता है ना, उस दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है, डेस्मोसोम करता है। तो डेस्मोसोम क्या है, मेड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से ही तो बना हुआ होता है। दिस एक्सटेंशन आर मेड ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला। और ये जो डेस्मोसोम है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान के चले कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्वेजिनेशन करता है। मान लो कि ये इनसाइड इस तरह से अगर इन्वेजिनेट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन, है ना। ये वाला लेयर जो है ये इनसाइड कैसे हो जा रहा है, ये जो लेयर है ये ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट कर जाएगा, है ना। ये वाला लेयर जो है ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसको क्या कहोगे, इन्वेजिनेशन हो रहा है। तो क्या बोला जाता है, मेड अप बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अंदर की तरफ अगर फोल्ड हो जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस एक्सटेंशन आर मेड अप ऑफ वेसिकल। और इसी के एक्सटेंशन से किसका फॉर्मेशन होता है, मेड करता है, ये बनाता है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इन्वेजिनेट कर रहा है, और वेसिकल, वेसिकल का फॉर्मेशन कर देता है, इस तरह से वेसिकल बना लेता है। या फिर इस तरह से जब इन्वेजिनेट करता है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस तरह से ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रहा है ना, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये इन्वेजिनेट करके क्या हो रहा है, ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन। ये इस तरह से ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो गया, तो इसको कर देता है ट्यूब्यूल्स, या फिर लेमिला का फॉर्मेशन। ये जो लेमिला बन रहा है इस लेमिला का फॉर्मेशन कर देता है। तो किसके, डेस्मोसोम के ही एक्सटेंशन से ये सारे फिगर बनके क्या होता है, तैयार होता है ये सारा स्ट्रक्चर। इसीलिए कहा जा रहा है कि डेस्मोसोम जो है ये क्या करता है, इन्वेजिनेट करता है। डेस्मोसोम और कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इन्वेजिनेट करता है और फिर अलग अलग क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, तो हेल्प इन क्या, हेल्प इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, और क्या, रिस्पायरेशन एंड सेक्रेशन, रिस्पायरेशन एंड सेक्रेशन में हेल्प करता है। दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। सी तीसरा क्या काम करता है कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। अब भाई ये इस तरह से था, अब और ये जो मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे था, अब ये इन्वेजिनेट कर करके इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर जो अगर इस तरह से बनाएगा तो ये अपने सरफेस एरिया को, इतना दूर था अब इसको यहाँ से इंक्रीज करके सरफेस एरिया अब इसका इतना नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ तक सरफेस एरिया नहीं हो गया, तो यहाँ तक और यहाँ तक ये सरफेस एरिया कितना छोटा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का ही है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, तो इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया को। दूसरा क्या कर देता है, एंड एंजाइम कंटेंट, एंजाइम कंटेंट को भी इंक्रीज कर देता है। डीएनए एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, डीएनए के एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीएनए का, उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि इसके फंक्शन क्या है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया में जो हम लोग एक और स्ट्रक्चर देख रहे थे, क्या था, सबसे पहले बाहरी लेयर कैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम लेयर था और कैप्सूल था, है ना। उस कैप्सूल के बाद क्या आया था, सेल मेम्ब्रेन आया था, उसके बाद क्या आया था, सेल वॉल आया था, और जो सेल वॉल था उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो था उसी में क्या इमेजिनेट करके डेस्मोसोम बना रहा था। फिर हम लोग डेस्मोसोम का क्या देखे, फंक्शन देखे। अब क्या है ये क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर जो है वो देखिए, ये वाला जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे बैक्टीरिया का, उसमें देखिए क्रोमेटोफोर है ना, इसमें तो नहीं बनाया हुआ है बैक्टीरिया के, इसमें ये वाला फिगर नहीं बनाया हुआ है,
आगे हम लोग देखते हैं। तो क्रोमेटोफोर जो होता है ये बैक्टीरिया का जो ये आपका प्रोकैरियोट्स जो होता है उस प्रोकैरियोट्स में ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। जैसे कि देखिए सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, सारे बैक्टीरिया में, सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। सम प्रोकैरियोट्स लाइक बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए मतलब क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी हैज क्रोमेटोफोर। सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें क्या पाया, स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। वो जो क्रोमेटोफोर है एज अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, ये मेम्ब्रेन का ही, ये जो मेम्ब्रेन था ये जो इन्वेजिनेट करके आपका क्या बना रहा था, ट्यूब्यूल्स, वेजिकल ये सब बना रहा था, उसी तरह से जो बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसमें ये इस तरह से इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। तो एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कंटेन पिगमेंट, और ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये जो एक्सटेंशन कर ले रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसी को क्रोमेटोफोर कर रहे हैं। और ये करता क्या है, तो साइटोप्लाज्म में कंटेन होता है और पिगमेंट को कंटेन करके रखता है। साइटोप्लाज्म के साइड होता है और पिगमेंट जो होता है, जो भी पिगमेंट मतलब समझते होंगे आप लोग, जो कि कलर प्रोवाइड करवाता है, पिगमेंट होता है वही तो कलर प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो उसको करके रखता है ना, कंटेन करके रखता है कौन, क्रोमेटोफोर, उसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, तो तीसरा क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे कि ये जो बैक्टीरिया है उसमें लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए ऐसे एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला की वजह से ही बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होता है, मतलब अपना मूवमेंट कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, ये जो मोटाइल बैक्टीरिया है उसमें एक थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, इसी को फॉर्म द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, जो कि सेल वाल का एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है, सेल वाल का एक्सटेंशन होता है। बाकी वो सब किसका था, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, है ना। क्रोमेटोफोर किसका एक्सटेंशन था, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था। लेकिन अगर हम सरफेस इसकी बात करें फ्लैजिला की, तो किसका, सेल वाल का एक्सटेंशन होता है, जो कि लॉन्ग फिलामेंटेड टाइप का, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन में मोटाइल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट, जबकि बैक्टीरिया का जो ये कंपोजिशन है ना, उस बैक्टीरिया जो बना हुआ है जिस फ्लैजिलम से, उस फ्लैजिलम में भी 3 पार्ट होता है। क्या होता है, 3 पार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। देखिए बैक्टीरिया में जो ये 3 पार्ट होता है उसमें देखिए ये जो आउटर इस तरह से बैक्टीरिया का क्या है, ये फ्लैजिला है, ये जो आप लोग को दिखता है, हम लोग को सब इस तरह से निकला हुआ ये वाला दिखता है पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट, लॉन्गेस्ट, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जो कि क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। सबसे ज्यादा लंबा क्या होता है, फिलामेंट ही होता है ना, जो हम लोग को दिखता है। और इसके ये जिससे अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, ये जो यहाँ वाला स्ट्रक्चर है, ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है इसको फिलामेंट कह रहे हैं, और जो यहाँ इस तरह से मुड़ा हुआ पार्ट है इसको हुक बोला जाता है। ठीक है, और इसमें 3 मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन है, पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो सबसे बाहर वाला लेयर आउटर मेम्ब्रेन, फिर बीच में एक पाया जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और फिर इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कंपोज होता है जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो है वो कंपोज होता है 3 लेयर से। कौन कौन सा, आउटर मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्मिक स्पेस और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसी में एक एल रिंग पाया जाता है जिससे कि ये हुक अटैच रहता है और ये फिलामेंट अटैच रहता है, जो कि लॉन्गेस्ट होता है। फिर इस आउटर जो मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे पेरी मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसी में आपका एक पी रिंग पाया जाता है, और उस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के जस्ट नीचे एमएस रिंग पाया जाता है, और फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में आपका सी रिंग पाया जाता है। और इस तीनों को मिला के, इस तीनों चारों रिंग को मिला के हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, मतलब निचला वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। और फिर ये लॉन्गेस्ट पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक होता है, जो कि हम लोग बाहर से ये देख पाते हैं, जैसे कि इस तरह बैक्टीरिया है ना, तो हम लोग को तो इस तरह से ये इसका लॉन्गेस्ट पार्ट दिखता है ना, तो ये लॉन्गेस्ट वाला पार्ट जो है ये क्या है, फिलामेंट है, और यहाँ पे इसका क्या होगा, हुक होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो फ्लैजिला मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन,
फ्लैजिला जो बना हुआ होता है, तो फ्लैजिला जो होता है उस फ्लैजिलम में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैजिलिन। क्या बोलते हैं? फ्लैजिलिन बोलते हैं। किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से ये फ्लैजिला बना हुआ होता है। क्यों? और वो क्या वर्क क्या करता है? तो उसको कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो वो मूवमेंट कर रहा है उसमें उसको क्या करता है? वो हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें पिलाई, ये जो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर था, है ना, ये छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर था, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? ये जो लॉन्गेस्ट था इसको क्या बोल रहे थे? फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिलम बोल रहे थे। लेकिन ये जो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर था इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? पिलाई, पिलस बोल रहे थे। पिलस जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। पिलस कैसा होता है? नॉन। फ्लैजिलम कैसा था? मोटाइल था। लेकिन पिलस कैसा होता है? पिलाई या फिर पिलस, ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? मतलब थोड़ा कंपैक्ट टाइप का, चिपचिपा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहा जाता है? एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है। बहुत ज्यादा कंपैक्ट टाइप का, है ना। मेड अप ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मेड अप ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पिलीन प्रोटीन। वो जो था वो कैसे प्रोटीन से मिलके बना था? फ्लैजिलम, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना था, है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन था। लेकिन ये कैसा है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। और ये बना किससे हुआ है? पिलीन प्रोटीन से। दूसरा, हेल्प इन अटैचमेंट बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल, कंजुगेशन। दो बैक्टीरिया, अगर एक बैक्टीरिया है फिर ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो ये जो पिलाई होता है, ये जो पिलस होता है, पिलाई, यही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को कंजुगेशन में, मतलब मिलने में हेल्प करता है। अगर दो बैक्टीरिया एक पास आया है तो दोनों को एक साथ मिलने में यही पिलाई क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, कंजुगेशन ऑफ बिटवीन टू बैक्टीरिया। दोनों बैक्टीरिया आपस में जब कंजुगेट करता है, बातचीत करता है ना, या फिर कोई भी चीज का इस साइड से ये अपना डीएनए वगैरह का आदान प्रदान करेगा, इसको ये बैक्टीरिया इसको दे रहा है, ये बैक्टीरिया इसको दे रहा है ना, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं कंजुगेशन। तो ये जो कंजुगेशन करता है वो किससे करता है? वही पिलाई की वजह से करता है। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिमरेई। फिमरेई जो है, ये जो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर था इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? फिमरेई बोल रहे थे। ठीक है, तो हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक और होस्ट टिश्यू। जो भी होस्ट टिश्यू है, बैक्टीरिया अगर जा रहा है तो जैसे हम ही लोग के बॉडी में इंटर करता है या कहीं भी जाता है, वो किसी के ऊपर अटैक करता है, तो उस समय उसको अटैच करना होता है ना, उस होस्ट को क्या करेगा? वो अटैचमेंट के लिए उसको कुछ चाहिए ना, तो वो जो अटैचमेंट करता है अपने होस्ट से जाके ऐसे चिपकता है, तो वो जो उस अटैच हो रहा है उस अटैचमेंट में उसको कौन हेल्प करता है? फिमरेई हेल्प करता है। ठीक है, अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है? फिमरेई। तो वही बोला जाता है हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक या होस्ट टिश्यू। अपने होस्ट से, जो भी उसका होस्ट हो, जिसके बॉडी में भी इंटर करे वो उसका होस्ट हुआ, है ना, तो होस्ट टिश्यू के बॉडी से क्या करेगा? तो इन्फेक्टिव पिलाई, वही उसको क्या करता है कि हेल्प करता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फेक्टिव पिलाई। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? आपका फिमरेई हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है कि ये तो जानते ही हो कि कोई भी बैक्टीरिया रहे, चाहे भी एनिमल सेल रहे, चाहे प्लांट सेल रहे, चाहे कोई भी रहे, उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइडी वाला सबस्टांस होता है, लिक्विड फ्लूइडी सबस्टांस, उस लिक्विड फ्लूइडी सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वही बोला जा रहा है फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल, जो कि सेल को फिल करके रखता है, जिस फ्लूइड से सेल फिल रहता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, फ्लूइड, ये क्या किसी मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है? नहीं ना। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। जो कि ये जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और क्या इसके अंदर रहता है? इंक्लूजन बॉडी। ये सारे जो इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी और क्या इसके अंदर रहता है? जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम, और फिर इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है किसके अंदर? जो साइटोप्लाज्म है, लिक्विड फ्लूइडी सबस्टांस है उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ से हम लोग का राइबोसोम। तो इससे यहाँ तक ही, आज साइटोप्लाज्म तक ही हम आप लोगों को छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे आगे। ठीक है, यहाँ कौन सा है इससे आगे हम लोग को? राइबोसोम पढ़ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग राइबोसोम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
तब तक आप लोग इसका रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा।